सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सुबह के 7 बजे राधे राधे सत श्री अकाल। और मैं लेकर आया हूँ एक बार फिर उत्तर लेकर आया हूँ जीएस और जीके की क्लास। क्या लेके आया हूँ? जीएस और जीएस और जीके जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ और पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ जहाँ पर जीएस पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हम इन क्वेश्चनों को एक एक देखते हैं और आप कितना सही करते हैं ये ज़रूर कमेंट में बताइए। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? क्या कह रहा है? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950 में, 1951, 1952, 1956। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा 1956। 1956 का गठन किया गया था। और अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा इसका डिटेल। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार, कौन बेटा? केंद्र सरकार जो हमारी थी, केंद्र सरकार जो हमारी थी उसने कुछ लोगों के, अगर बताऊं, कुछ एक अध्यक्ष, केंद्र सरकार ने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फजल अली। क्या नाम था? फजल अली। फजल अली जो थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक गठन की थी, कमेटी गठन की थी। और अन्य 3 सदस्य कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे और इन्हीं के, और 3 सदस्य कौन थे बेटा? फजल अली तो थे ही, फजल अली अध्यक्ष थे उस कमेटी के, फजल अली। और कौन सदस्य थे? तो और अगर मैं बताऊं, और 3 सदस्य थे जिसमें ना, अगर मैं बताऊं अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू ये थे। और इसके अलावा कौन थे? के.एम. पडिक्कर थे। कौन थे बेटा? के.एम. पडिक्कर। ये 3 व्यक्ति थे, इन्हीं की उसमें राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई थी। रीजन क्या था? राज्य पुनर्गठन 1953 में किया गया था के.एम. पडिक्कर की, लेकिन आज़ादी के बाद कई बार राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी थी और सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। बेटा कौन था? आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, एपी, जो भाषाई आधार पर गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश। और कब किया गया था? तो मैं बता दूं कि 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में गठन किया गया था, इसलिए आपका आंसर 1956 हो रहा है। ओके। और फिर उसके बाद 1956 में ही क्या किया गया था कि पूरे राज्यों का गठन किया गया था। 14 राज्य, स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और 7वें संविधान संशोधन के तहत, क्यों 7वें संविधान संशोधन के तहत ये घटना हुई थी। ओके। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थात जापान का जो होन्शु द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। देखो, जापान जो है वो 4 द्वीपों में बसा है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशो, शिकोको। एक द्वीपीय देश है। तो अगर बात करूं तो होन्शु किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए, हीरे के लिए। तो आप बताएंगे ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल के लिए होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है। ओके। होन्शु का जापानी भाषा में मुख्य प्रांत, या होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी जो है टोक्यो इसी द्वीप पर बसी है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। ओके। यहाँ पर ज्वालामुखी होते हैं, यहाँ पर तेल, जस्ता और तांबा का खनन किया जाता है। इसके बाद तेल का तो है ही है, इसके अलावा जस्ता और तांबा का खनन किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भाषा के आधार पर क्या कह रहा है? भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? अर्थात पंचायतों का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेल्जली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम को, लॉर्ड रिपन को। तो मैं बताऊं इसमें लॉर्ड रिपन होगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। ओके। और इन्होंने 1882 की बात है, 1882 में। अब इसने लॉर्ड रिपन को, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने बहुत काम किए थे। उनने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था। प्रेस एक्ट को उन्होंने ख़त्म किया था 1882 में ही, इन्होंने उसको भी ख़त्म किया था, क्योंकि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसी को इन्होंने ख़त्म किया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में क्या क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस ठोक दो। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था
फैक्ट्री अधिनियम आया था, एक्ट आया था, कब आया था? 1881 में। तो ये भी इन्हीं की देन है। ओके। और क्या? प्रथम नियमित जनगणना इन्हीं कार्यकाल में हुई है। नियमित जनगणना 1881 में। ओके। तो नियमित, लेकिन ऐसे वाली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ओके। स्कूली शिक्षा है तो हंटर कमीशन आया था इन्हीं की उसमें। हंटर कमीशन 1882 में ही आया था और स्कूली शिक्षा संबंधित था। ओके। इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के उसमें आया था। कौन? इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के उसमें आया था 1882 में। ओके। और अकाल संहिता की स्थापना 1883 में इसने की थी। तो मैं आपको और बता दे रहा हूँ क्या किया था। अकाल संहिता की स्थापना ये भी 1883 में की थी। तो आप ज़रूर देखिएगा, इस तरह डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? किसने 1945 में संविधान सभा का सुझाव नेहरू, गांधी, JP नारायण, MN राय। तो आप बताएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकारी पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम MN राय के दिमाग में आया था। किसने? MN राय के दिमाग में आया था। ओके। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव अगस्त 1940 में दिया था इन्होंने। ओके। तो आप याद रखिएगा। और संविधान सभा की मांग पेश की तो MN राय के दिमाग में आया था ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान कंप्यूटरिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो जो वर्तमान कंप्यूटर में उसमें समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? SSCII होलरिथ कोड, EBCDIC कोड या ISCICD कोड। बताइए कौन सा कोड प्रस्तुत किया जाता है? तो आप बताइए कौन सा कोड प्रस्तुत किया जाता है? तो आप बताएंगे ASCI कोड। ASCI कोड इसका फॉर्म क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड, क्या नाम इसका? अमेरिकन, इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है इसका फुल फॉर्म। और SC कोड का 7 से 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। ASCI कोड में 7 से 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये पूछे रहा कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए अनुराधा राय, ऑप्शन विक्रम सेठ, शोभा डे, ईस्टर्न काहिर। तो किसके द्वारा लिखा गया? आप बताइए। ईस्टर्न काहिर द्वारा इस उपन्यास को लिखा गया। किसके द्वारा? ईस्टर्न काहिर द्वारा इस उपन्यास को लिखा गया था। 2005 में हिंदू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान? 6 प्रदान किए। कितने बेटा? 6। कौन कौन दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? आप पहले देख लेते हैं। 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की प्रारंभ किया गया था। 1901 से चला था। 10 दिसंबर 1901 को घोषणा होती पहली बार 10 दिसंबर 1901 से यह नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में, पहले कब कितने में दिया जाता था? पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाया करता था। लेकिन फिर बाद में 1969 की मैं बात बताऊं तो ये एक और क्षेत्र में देने लगे जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 क्षेत्रों में देने लगे। कौन कौन क्षेत्र हम देख लेते हैं। तो आप देखे होंगे तो पहले अल्फ्रेड एक नोबेल व्यक्ति थे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। अब पहला कौन? शांति क्षेत्र एक हो गया। नंबर 2 साहित्य, 6 क्षेत्रों में है। साहित्य, शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान में। इसके अलावा रसायन में। अगला चिकित्सा में भी दिया जाता है। चिकित्सा में और अर्थशास्त्र में। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 क्षेत्रों में दिया जाए। और सबसे लास्ट में किसमें? 1969 में चालू हुआ तो अर्थशास्त्र में। ओके। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन।
वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम्स बर्नली ने, मार्टिन कूपर ने, आर सैमुअल टॉमलिंसन ने, चार्ल्स बेबज ने। तो आप बताइए किसने किया था? टिम्स बर्नली ने किया था। कब किया? टिम्स बर्नली ने इसका आविष्कार किया था। और कब किया था बेटा? 1989 में किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में किया था। ओके, और इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसमें ब्राउजर है ये। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा है तिचूर, कार्तिगाई, पोंगल, ओणम, कौन सा जुड़ा है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु में ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक खेल है जो पोंगल त्यौहार से। कहाँ पर जल्लीकट्टू कहाँ होता है बेटा? तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ओणम केरल में होता है बेटा, ये केरल में होता है। और इस पोंगल भी तमिलनाडु में होता है। तो इसका देख लेते हैं डिटेल। तो पोंगल के त्यौहार में आयोजित किया जाता है और इस खेल में गांव के ताकतवर और मौजूद बैलों के सींग पर सिक्कों की एक पोटली बंधी होती है और जो इसे छोड़ता है उसे एक थैली प्राप्त होती है और बैलों को काबू में करने का ये एक कार्य होता है। ओके, और उसे इनाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं को किस लिए आरक्षण प्रदान किया? किस में आरक्षण है? 33%। लोकसभा में नहीं, राज्य विधानसभा में नहीं, पंचायतों की निकायों में चुनाव, हाँ पंचायतों में, तभी से महिला सीट आती। तो एक 33% कहें या 1/3% आरक्षण? तो आप बताएंगे इसी में महिलाओं को 33% आरक्षण है। और पंचायती राज कब आया था बेटा? 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें कुल 29 विषय हैं ग्रामीण क्षेत्र वाले में और इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में, 1852 में, 1872 में, 1800। तो आप बताएंगे 1872 में हुई थी ऐसे जनगणना। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो गवर्नर था, लेकिन ये नियमित नहीं थी। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में थी। ओके, तो भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और भारत की नियमित जनगणना, नियमित मैंने बताया था कि 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। किसके बेटा? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी नियमित जनगणना। और स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में हुई थी, स्वतंत्र भारत की जनगणना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कौन सा है आपका? तो ये रहा अगला क्वेश्चन 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो टोकरी का काम प्राथमिक, कुम्हार जो मटकी वटकी बनाता है वही प्राथमिक है, माली का काम ये प्राथमिक, पुजारी का काम। तो आप क्या बताएंगे इसमें कौन? माली काम, माली फूल उल लाता है वो भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है। तो ये पुजारी एक सेवा देता है, ये सेवा काम करता है, तो ये प्राथमिक तृतीयक के अंतर्गत आएगा, तृतीयक के अंतर्गत। क्योंकि हमारे इसमें 3 क्षेत्र हैं, टोकरी प्राथमिक, कुम्हार प्राथमिक और ये भी, लेकिन आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और ये क्वेश्चन हमारा क्या रहा? ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या होता है? ऑप्शन ए, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी जहां ध्वनि, वीडियो और डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होता है या केवल डाटा संचरित होता है? आपको बताना है कि ये कौन सी पद्धति है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसमें ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें ध्वनि, वीडियो और डाटा एक साथ संचरित होते हैं। ओके, और ये डिजिटल टेलीफोन सेवा है एक। ओके, क्या है? डिजिटल टेलीफोन सेवा है। अगला क्वेश्चन ये रहा 14। नई दिल्ली का मुख्य वास्तविक एवं डिजाइनकार कौन था? मतलब जो दिल्ली को, नई दिल्ली जिसने बसाया था वो एक अंग्रेज था, उसका नाम क्या था? एडविन लुटियंस, धनपत चौधरी, ली कर्जबिजार, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन हो जाएगा? एडविन से लुटियंस था जिसने दिल्ली को बनाया था। और 1911 में कलकत्ता से राजधानी इसके बाद कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? दिल्ली चली आई थी 1911 अधिनियम के तहत। 1912 में कौन अपनी राजधानी हो गई थी? भारत की राजधानी क्या कर दी गई? दिल्ली। और तब से क्या है? दिल्ली ही है बेटा। ओके, तो एडविन लुटियंस इसका वो था, क्या बोलते हैं, डिजाइनकार। अली कर्जबिजार किसका था? ये किसका है? ये चंडीगढ़ का बेटा, चंडीगढ़ का, ये चंडीगढ़ का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुकाम मेरे को बहुत ज़्यादा हो गई। भारत का 15वां क्वेश्चन है बेटा, ये 15वां क्वेश्चन है आपका। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग
ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई थी? मतलब भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की थी? मुंबई में, गोवा में, नई दिल्ली में, गुवाहाटी में? तो आप बताएंगे कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आप बताएंगे ये गुवाहाटी कहाँ? आसाम में, यहीं पर आयोजित की गई थी। कब की? तो आप बताइए G20 की इसका जो था, तो अपने यहाँ G20 सम्मेलन भारत में हुआ था और उसी का ये 2 फरवरी 2023 को आयोजन किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2023 की थीम क्या थी? तो आप बताइए, इसकी थीम क्या थी? तो आप बताइए इसकी थीम क्या थी? पहला, इट्स टाइम ऑन वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं बेटा। तो इसका हो जाएगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स। ओके, तो अब मैं बता रहा हूँ आर्द्र भूमि का मैटर क्या है। ये एक रामसर शहर है, ईरान में पड़ता है, ईरान। वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था बेटा? सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और 1972 में काम करना, 2 फरवरी को 1971 को सम्मेलन हुआ था। और इसमें आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है। ओके, और भारत में वर्तमान में आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं? तो आप बताएंगे वर्तमान में 80 हो गई हैं, पहले 75 थी, अब 80 हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ बेटा? सबसे ज़्यादा आप पूछे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, और दूसरे नंबर यूपी में है। यूपी में कितनी? 10 है बेटा। ओके, और भारत की प्रथम कौन थी? चिल्का झील उड़ीसा की पहली थी। और भारत की सबसे बड़ी कौन है? सुंदरबन वाली जो राष्ट्रीय भूमि वो सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश वाली। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करती है? संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य के मंत्रियों परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो आपको बताना है 93वां संविधान संशोधन, 95वां हो गया, 93वां, 95वां, या 97वां, या 91वां? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपको हो जाएगा ये 91वां। और ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? तो 2003 में ये हुआ था। और क्या कहा गया था कि संपूर्ण जितने व्यक्ति हैं उसका 15% ही व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठा था? लाहौर में, सरहिंद में, काबुल में, या कलानौर में? तो ऑप्शन अकबर कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। और कितने वर्ष की? 14 वर्ष की उम्र में। कितने? 14 वर्ष की उम्र में इसका सिंहासन पर बैठा था। और हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई? तो दीन पनाह से गिरकर मृत्यु हो गई थी इसकी। जो एक पुस्तकालय था उसी से इसकी मृत्यु हो गई थी। और कलनौर पंजाब में पड़ता है। और यहीं से, और ये बैरम खां के संरक्षण में अकबर का तिलक हुआ था। ओके, अगला, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? अर्थात भारत में कौन सा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, KR नारायण, नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन बेटा हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अब ये कब चुनी गए थे? 26 मार्च 1977 की बात है बेटा। 1977 में ऐसा घटना हुई थी। ओके, और 26 मार्च 1970 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मत से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। लेकिन 23 जुलाई 1970 ने पद छोड़ दिया और राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया। और राष्ट्रपति के कुल नामांकन में 21 नामांकन दाखिल हुए थे। ओके, और ये 8वें, ये कौन राष्ट्रपति थे? तो निर्विरोध चुने वाले 8वें राष्ट्रपति थे। ये 8वें कभी क्रम पूछे तो 8वें क्रम के थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, रेडियो तरंग, आपसे पूछे कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 1.10 × पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, 1 × 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड, जो प्रकाश की चाल होती है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, FM प्रसारण के बीच होता है HP रेंज होता है, VHF रेंज होता है, या UHF रेंज होता है, ये सभी। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बेटा? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा B,
VHF रेंज होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। इसका नाम क्या है? वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। क्या बेटा? वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है जिसका रेंज कितना होता है? 30 MHz से 300 तक MHz होता है। ओके, इतना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन। टेप रिकॉर्डर के टेप का चालन कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो आपको बताना होगा कि जो टेप रिकॉर्डर होता है टेप की चाल कितनी होती है? 5 मीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3.75 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड या 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी होती है आप बताइए? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 होती है। ओके, तो आप तक याद रखिएगा इसका, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न किसको उपयोग किया जाता है? अर्थात जैसे नदी है और इसमें जल बह रहा तो इसकी फ्रिक्वेंसी नापने, इसकी गति नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछ रहा ब्यूफोर्ट मीटर को, क्यूसेक को, रिएक्टर स्केल को, एनेमोमीटर को। तो इसको आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूसेक मीटर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। और ब्यूफोर्ट मीटर से नापा जाता है समुद्र की लहरों को, समुद्र की लहरों की गति नापी जाती है। ओके, रिएक्टर स्केल से भूकंप वाला नापा जाता है, भूकंप का मामला होता है। और एनीमोमीटर से क्या नापी जाती है बेटा? तो आप बताएंगे एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर हवा की गति नापी जाती है, पृथ्वी तल पर हवा की गति। अभी तो हम बताते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चल रही है। अगला, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक जो मिसाइल है उनकी जो गति नापी जाती है किससे? मैक से, नॉट से, आर्ट से, स्केल, रिक्टर से। तो ऑप्शन है मैक। किससे नापी जाती है? मैक से नापी जाती है। ओके, तो आप याद रखिएगा, मैक से नापी जाती है। जहाज की नॉट से नापी जाती है। और तो उसका क्या बोलते हैं, हार्ट किसका नापा जाता है? ध्वनि का तो डेसिबल से नापा जाता है। हार्ट से क्या नापा जाता है बेटा? कमेंट करके बताइए, मुझे अभी याद नहीं है। रिएक्टर स्केल्स तो आप जानते होंगे भूकंप वाला नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद ध्वनि की तीव्रता हर्ट्ज, विद्युत का किसी का मात्रक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अर्थात जो खाद्यान्न होते हैं वो खराब ना हो, उसका संरक्षण किससे किया जाता है? विनेगर से, सोडियम क्लोराइड से, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम बेंजोएट से। तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। इससे संरक्षण के इसका सूत्र क्या होता है? तो Na2 क्या होता है बेटा? Na2C7H5 और O2 होता है। क्या होता है? ये होता है Na। तो इतना इसका सूत्र होता है, तो याद रखिएगा। अगला, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान की आर्द्रता मापने के लिए क्या किया जाता है? हाइग्रोमीटर को, पायरोमीटर को, पेरिस्कोप को, हाइड्रोमीटर को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? हाइग्रोमीटर। इससे आर्द्रता नापी जाती है, आर्द्रता। पायरोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है बेटा, तापमान। और तापमान किसका? सूर्य के वगैरह इनका। पेरिस्कोप से शरीर के अंदर की चिकित्सा, हाइड्रोमीटर जल का नापा जाता है। ओके, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी से परावर्तित कर देती है? स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो जो विकिरण को वापस कर देती है जिसे हम क्या कहते हैं, आप बताएंगे इसको। तो ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल। यहीं से कौन वापस हो जाती है? जो रेडियो तरंगे होती हैं वो वापस हो जाती हैं आयनोस्फीयर, इसी से ओके टकराकर वापस चल जाती हैं। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना है?
उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या झारखंड या डी उत्तराखंड। तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। कौन हो जाएगा बेटा? झारखंड हो जाएगा। उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना एक थी जो 5 नवंबर, जो ये योजना है कौन, उदय योजना, ये 5 नवंबर 2015 को चली थी, याद रखिएगा। 5 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के तहत। ओके, तो अगला देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जेल जाने के बाद 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1922। तो आंसर हो जाएगा 1924। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक बेटा, कर्नाटक के में बने। और यही लास्ट और पहला इनका था। ओके, 1925 में कानपुर की कौन बनी थी? तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू बनी थी। सरोजनी नायडू, याद रखिए, सरोजनी नायडू, जो बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। अगला, क्रीमी लेयर किससे संबंधित? क्रीमी लेयर बायोस्फीयर रिजर्व से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से, दुग्ध उत्पादन से। तो आप बताएंगे सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित है। ओके, कौन? क्रीमी लेयर। तो आप याद रखिएगा इसको भी कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्रीमी लेयर किससे संबंधित था। तो 1971 में आया था क्रीमी लेयर, 1971 में आया था। और इसको सामाजिक और आर्थिक से संबंधित था और पिछड़ा वर्ग के अमीरों और शिक्षित परिवारों के लिए आयोग बनाया गया था। ओके, अगला 31वां नंबर ये रहा आपका, ये रहा 31वां नंबर। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बना है? यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बना है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी फिनो पेमेंट्स बैंक। तो आप बताएंगे कौन था? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक था जिसने यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया था। ओके, तो आप याद रखिएगा जो बैंकिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 32वां। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो किसके तहत? राजतंत्री या संसदीय या एकात्मक या राष्ट्रपति। तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? तो भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली, यहाँ पर भरेंगे संसदीय प्रणाली। क्या? संसदीय प्रणाली भरेंगे। क्या भरेंगे? संसदीय प्रणाली भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे संसदीय प्रणाली भरेंगे। ओके, तो अगर आपसे पूछे तो यहाँ भरेंगे, क्या भरेंगे? संसदीय प्रणाली। और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के उसमें जोड़ा गया था क्या? संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक के बारे में जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बस थोड़े। ये रहा अगला क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में, कानपुर में। तो आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। ये थे बनारस के, ये बनारस के हैं मुगल सराय के लाल, लेकिन स्टेडियम पूछा जाए तो हैदराबाद में। ओके, तो आप बताएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। इससे जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था और 1967 में इसका नाम बदला गया। 1967 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, पूछ रहा है आपसे कि बताइए अहमदनगर को अंततः वर्ष में मुगलों द्वारा अपने राज्य में कब मिलाया गया? किस सन में मिलाया गया? 1630 में, 1627 में, 1632 में, 1635 में। तो आप बताएंगे कि शाहजहां था और 1632 में शाहजहां ने इसे मिला लिया था। शाहजहां ने, जिसने ताजमहल बनवाया था, इसको मिला लिया था। और 1636 में गोलकुंडा में उसने आक्रमण किया और अब्दुल्ला शाह को अपने अधीन भी बना लिया था। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अगला पूछ रहा है लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या? हमारा जो रक्त होता है वो किसके कारण लाल दिखाई देता है?
प्लाज्मा के कारण, कतिपय स्राव के कारण, या लोहिताणु के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण। तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण हमारा लाल रक्त दिखाई देता। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तापमान भी उच्च होना चाहिए और आर्द्रता भी होनी चाहिए, और वो फसल कौन होती है? गेहूँ, मटर, चावल, चना। तो ऑप्शन हो जाएगा चावल। चावल के लिए क्या कहा गया है कि लगभग 25% उच्च तापमान और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा भी होनी चाहिए, और सर्वाधिक चावल का उत्पादन बंगाल करता है। तो चावल का उत्पादन बंगाल करता है सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर में यूपी करता है, तीसरे में पंजाब करता है बेटा, पंजाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य के मध्य है? जम्मू कश्मीर के बीच, उत्तराखंड के बीच, अरुणाचल प्रदेश के बीच, या सिक्किम के बीच? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किसका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और ये कब खींची गई थी बेटा? तो 1914 में निर्धारित की गई थी, 1914 में। रेड क्लिफ रेखा भारत और किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और मैग्नी डाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। अगला, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित? पत्रकारिता में दिया जाता है, सिरे कला में दिया जाता है, या खेल संपादकीय में दिया जाता है, या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताइए कि ये किस में दिया जाता है? तो गोल्डन फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? तो आप बताएंगे ये 1961 से दिया जा रहा है, 1961 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो बच्चों आज हमारी यहीं तक क्लास थी, और अपना प्यार बनाए रखें और एक क्लास प्रॉपर देखते रहिए, और लाइक शेयर कीजिए, और आपके कितने सही होते हैं ज़रूर हमें बताइए, तो उससे हम मोटिवेट होते हैं। हम ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।